नमस्कार दोस्तों, राइजिंग जीके जीएस क्लासेस से मैं प्रशांत पटेल आज आप लोगों के लिए एक नया राजवंश लेके आए हैं, तुगलक वंश। ठीक है, तो आज हम लोग तुगलक वंश के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं। दिल्ली सल्तनत में हम लोग गुलाम वंश पढ़ चुके हैं, खिलजी वंश पढ़ लिए हैं। और जो सबसे ज़्यादा तक शासन करता है दिल्ली सल्तनत में, तो तुगलक वंश हम लोग आज पढ़ेंगे। वो कब से कब तक शासन करता है? तो 1320 से 1414 ईस्वी तक शासन करता है। कौन? तुगलक वंश। तो तुगलक वंश में हम लोग एक मोस्ट पर्सनैलिटी शासक गियासुद्दीन तुगलक के बारे में पढ़ेंगे, जो 1320 से 1325 ईस्वी तक शासन करेगा। इसको हम लोग शॉर्ट में जीटी भी बोलते हैं। तो देखिए होता क्या है कि खिलजी वंश में, इससे पहले वाले एपिसोड में हम लोगों ने देख चुका था कि खिलजी वंश का पतन कैसे होता है। मुबारक शाह खिलजी जो कि गद्दी पर बैठता है, वो कभी कभी नग्न आता था और कभी कभी साड़ी पहन के दरबार में आता था। ठीक है, और इस तरह से खिलजी वंश का पतन होना शुरू हुआ। उसको मार के खुसरो शाह गद्दी पर बैठता है। ठीक है, और वो भी कुछ अच्छे से कार्य नहीं करता है, बंदियों को मुक्त कर देता है। इस तरह से पूरा शासन व्यवस्था लड़खड़ा और चरमरा जाता है। तो ये सब को देखते हो ये गियासुद्दीन तुगलक एक नए राजवंश का स्थापना करता है, जिसको हम लोग तुगलक वंश बोलते हैं। आखिर इसे तुगलक वंश क्यों बोलते हैं? तो कहा जाता है कि इसका बचपन का नाम था गाजी मलिक। तो गाजी मलिक का जो पिता था वो तुर्क था। ठीक है, तो तुर्क था जो कि एक हिंदू जाट महिला से शादी किया था, और उसके पिता का नाम था कुतलुग। तो इससे यही आगे चलकर ये वंश बन गया तुगलक वंश। ठीक है, इतना बात हम लोग ने समझ लिया। देखिए एक चीज़ लिखा है, मुल्तान स्थित जामा मस्जिद लेख में बात लिखा गया है कि इसने 29 बार मंगोलों को पराजित किया है। मंगोलों को 29 बार पराजित किया है। कौन? तो गियासुद्दीन तुगलक। देखिए गियासुद्दीन तुगलक सबसे पहले जलालुद्दीन खिलजी, जो कि खिलजी वंश का स्थापना करता है, उसमें ये सेना के पद पर कार्य करता है। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में ये सूबेदार बनेगा दिवालपुर का। ठीक है, इसका काम रहेगा सीमा का रक्षा करना। तो जो मंगोलों आक्रमण करता था, तो उसका रक्षा कौन करेगा? गियासुद्दीन तुगलक। तो मंगोल को इस क्रम में ये 29 बार हराया है। ठीक है, जहाँ पे मंगोल का शासन था गजनी काबुल तक के क्षेत्र में को भी ये कुछ क्षेत्र को जीत लेता है और वहाँ से भी राजस्व प्राप्त करता है। ठीक है, देखिए हम आपको कुछ याद दिला देना चाहते हैं। मंगोल का जो होता है सबसे पहला आक्रमण का डर जो होता है वो इल्तुतमिश के टाइम में रहता है। ठीक है, जब मंगोल ख्वारिज्म के शासक को दबाता है तो वो भाग के दिल्ली में शरण लेना चाहता है, लेकिन इल्तुतमिश उसे शरण नहीं देता है। इस कारण से वो वहाँ से चला जाता है और एक तरह से चंगेज़ खां के आक्रमण से बच जाता है दिल्ली। उसके बाद रजिया सुल्तान भी अपने पिता का अनुसरण करती है, और वो भी ख्वारिज्म के शासक को सहायता प्रदान नहीं करती है। बलबन रक्षात्मक नीति अपनाता है मंगोलों के विरुद्ध, जबकि अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करेगा मंगोलों पे। ठीक है, इसी क्रम में 29 बार मंगोलों को हराता है। कौन? तो गियासुद्दीन तुगलक। ठीक है, एक क्वेश्चन और आपको पूछ सकता है कि सबसे अधिक आक्रमण कौन शासक ने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, उसके बाद गाजी की उपाधि धारण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। देखिए गाजी मतलब क्या होता है? जो मुस्लिम धर्म के लोग नहीं हैं, यानी कि गैर मुस्लिम, उसका विनाश करने वाला आदमी को गाजी कहा जाता था। तो इससे के बाद भी गाजी का उपाधि लेगा, जैसे बाबर गाजी का उपाधि धारण करता है। तो गाजी का उपाधि धारण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन कहलाएगा? तो जीटी। ठीक है, तो देखिए ये भी क्वेश्चन जितना भी है यूपीएससी बीपीएससी के प्रिपरेशन के हिसाब से ही मैंने सेट किया है। और आपको अगर लिखित रूप से भी पूछा जाएगा इसका मूल्यांकन करने के लिए, तो आप गियासुद्दीन तुगलक के बारे में अच्छे से मूल्यांकन करके लिख सकते हैं 3-4 पेज। तो ध्यान से मेरे बातों को गौर कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद देखिए, सत्तारूढ़ होते ही जीटी को आंतरिक एवं बाहरी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए आंतरिक कठिनाई का सामना तो करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये किसी एक वंश को, यानी कि खिलजी वंश के शासक को हटा के गद्दी पर बैठा था। ठीक है, तो कुछ अमीर लोग इसके विरोध भी होंगे। ठीक है, और बाहरी कठिनाई क्या था कि जो क्षेत्र को अलाउद्दीन खिलजी ने जीता था, हो सकता है अब खिलजी वंश का शासन नहीं रहा तो वो अपने आप को स्वतंत्र कर दे।
तो इस तरह से ये से आंतरिक और बाहरी कठिनाई दोनों था, लेकिन इसे दोनों इस दोनों कठिनाई को ये बहुत अच्छे से दूर करता है। करता क्या है ये कि अलाउद्दीन खिलजी ने जिस लोगों से ज़मीन छीन लिया था, उसकी संपत्ति हड़प लिया था, उसे ये वापस कर लेता है। इस तरह उसे अपने में मिला लेता है। कुछ अमीर सोचता है कि खिलजी वंश के जो अलाउद्दीन खिलजी के बाद जो शासक बने वो उतने मतलब अच्छे से नहीं चला रहे थे, इससे इस्लाम ख़त्म हो सकता था इंडिया से, तो ये शासक जो है वो सही कर रहा है, तो कुछ कुछ इसका सपोर्ट भी करता है। ठीक है, इस तरह से ये आंतरिक बाहरी आक्रमण को जो हो सकता था उसे दूर करता है अपनी दूरदृष्टता से। उसके बाद देखिए, गियासुद्दीन तुगलक की नीति कठोर एवं उदारता पर आधारित थी। मतलब ये ऐसा व्यक्ति था, उदार भी था और कठोर भी था। उदार इस एवज में था कि जो भी संपत्ति लिया गया था अलाउद्दीन खिलजी से, उसे वो सहज वापस कर देता है। ठीक है, और कठोर इस एवज में था कि अगर इसे लगा कि कुछ जो इसका विरोध कर सकता है उसको पद से हटा भी देता है। ठीक है, और उसे कुचलता भी है। तो कठोरता नीति भी अपनाता है और उदार नीति भी अपनाता है, और अपना गुप्तचर जो होता है उसे अच्छे से विकसित करता है, और जो सूबेदार होता है उसको कहता है कि तुम्हारे प्रांत में कोई भी घटना हो तो उसकी तुरंत जानकारी हमें मिलनी चाहिए, अगर नहीं मिलेगी तो तुम्हें सज़ा मिलेगा ही मिलेगा। तो इस तरह से उदार और कठोरता की नीति अपनाता है गियासुद्दीन तुगलक। ठीक है, उसके बाद देखिए, लगान व्यवस्था के पीछे किसानों की स्थिति को सुधारना, कृषि योग्य भूमि में वृद्धि करना मुख्य उद्देश्य था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य था कि किसानों की स्थिति को सुधारना है। ठीक है, तो किसान का स्थिति आखिर सुधरेगा कैसे? उसको उसका लगान कम कर दो। ठीक है, जहाँ पहले के शासक 1/5 से 1/3 लगान लिया करते थे, यानी कि जितना आप अनाज उपजेगा उसका 1/3 हमको दो, जो राजकोष होता है उसको उसमें दो। अलाउद्दीन खिलजी तो 1/2 लेता था। ये क्या किया कि बोला एक साल में जो होता है अनाज का वो 1/10 से 1/11 से 1/10 से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, और जिस किसान का फसल नहीं हुआ है सही से, उसे विवश न किया जाए लगान देने के लिए। ठीक है, दूसरा कि बहुत सारे बंजर भूमि जो था उसको ये कृषि युक्त बनाने के लिए नहर का व्यवस्था करवाएगा, और अपने जो सरकारी आदमी होता है जो सुल्तान के अधीन थे उससे कहता है कि जो बंजर भूमि है उसे कृषि योग्य बनाओ, ताकि कृषि का ज़्यादा पैदावार होगा तो लगान भी अधिक मिलेगा। किसानों से लेने से अच्छा है कि हम पैदावार पर ध्यान दें। ठीक है, उसने किसानों से कठोरतापूर्ण व्यवहार ना करने के आदेश दिए। वो कहता है अपने सरकारी कर्मचारी से कि तुम विवश मत करना उसको लगान देने के लिए, अगर हम ऐसा देख लिए तुमको विवश करते हुए तो तुमको कड़ी की कड़ी सज़ा हम देंगे पक्का। तो इस तरह वो अपने सरकारी आदमी को कहता है कि किसान पर ज़्यादा अत्याचार मत करो। जीटी क्या करता है? जनहित के लिए सड़क पुल का निर्माण करवाएगा। ठीक है, ताकि सड़क पुल का निर्माण करवाएगा, नहरों का खुदाई करवाएगा, ताकि बंजर भूमि की सिंचाई हो सके और पैदावार अच्छा हो सके। डाक व्यवस्था में सुधार करेगा। ठीक है, ताकि इसको हर चीज़ की जानकारी से मिल सके, कहाँ पे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, इसे हर चीज़ की जानकारी रहे, और जहाँ पे कोई भी घटना घटे उसे तुरंत उसकी जानकारी मिलनी चाहिए। ये उदार टाइप का व्यक्ति था, सुबह शाम न्याय के लिए दरवाज़ा लगाता था। ठीक है, और ना तो शराब पीता था, ना तो लड़कियों या स्त्री के प्रेमी था ज़्यादा ये। ठीक है, अय्याश किस्म का नहीं था। जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने शराब बंद कर रखा था, तो ये भी शराब, जुआ, गांजा, वेश्यावृत्ति ये सब पर रोक लगा दिया था। ठीक है, बलांगड़ ये तेलंगाना का एक क्षेत्र है। ठीक है, तेलंगाना की राजधानी का बलांगड़ था। यहाँ का राजा था प्रताप देव रुद्र। ठीक है, देखिए इसका नाम बदलकर सुल्तानपुर किया। तो बलांगड़ को जीतने के लिए अपना एक पुत्र को भेजता है। ठीक है, जूना खां को, जो आगे चलकर मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से शासन करेगा। तो जूना खां को ही उपाधि दे दिया गया था उल्गू खां का। तो जूना खां तेलंगाना को जीतने के लिए जाता है, पूरा तीव्र वेग से तेलंगाना पहुंचता है और उसके किले को घेराबंदी करता है। 6 माह तक
कड़े रूप से किलाबंदी करने के बाद भी जब रुद्र प्रताप देव संधि के लिए तैयार होता है तो ये जुना खान नहीं मानता है। ठीक है, जुना खान कौन, मोहम्मद बिन तुगलक नहीं मानता है। ये चाहता है कि पूरा का पूरा वो आत्मसमर्पण कर दे। तो तेलंगाना और दिल्ली के बीच का जो रास्ता होता है, जहाँ से मतलब खबर दिल्ली जाती थी और दिल्ली से यहाँ आता था, उस रास्ते को कुछ हिंदू लोगों ने रोक लगा दिया रास्ते पर। ठीक है, तो अब दिल्ली का खबर ना तो जुना खान के पास पहुँचा, ना जुना खान का खबर दिल्ली का पास पहुँचता था। तो इससे उसे विवश होना पड़ा किलाबंदी उठाने के लिए, और इस तरह से वो किलाबंदी नहीं जीत पाया। दोबारा ये क्या करता है, बंगाल के तरफ से तेलंगाना पे आक्रमण करता है और तेलंगाना की जो बलांगर होता है उस क्षेत्र को, राजधानी को जीत लेता है। ठीक है, जीतने के बाद उसका नाम रख देगा बदलकर सुल्तानपुर। ठीक है, एक देखिए, एक क्वेश्चन क्या है, दिल्ली अभी दूर है किसने कहा था? दिल्ली अभी दूर है ये कहा था शेख निजामुद्दीन औलिया। कहा था ये 60 साल दिल्ली में रहा और 7 शासक का उत्थान और पतन देखा है। ठीक है, इसी का शिष्य था अमीर खुसरो, वो भी शाह सुल्तान का शासनकाल का उत्थान और पतन देखा है। ठीक है, तो ये पूछा भी जाता है कि कौन ऐसे इतिहासकार थे जो शाह सुल्तान के उत्थान और पतन को देखा है? तो अमीर खुसरो। अमीर खुसरो किसका शिष्य था? तो शेख निजामुद्दीन औलिया का। ठीक है, तो देखिए क्यों कहा शेख निजामुद्दीन औलिया कि दिल्ली अभी दूर है? तो बलांगर को जीतने के बाद जुना खां अपने सैनिक में वृद्धि करता है। तो उस टाइम में गयासुद्दीन तुगलक बंगाल जीतने के लिए गया होता है। ठीक है, तो बंगाल जीतने के बाद जब वो बंगाल में था तो उसे खबर पहुंचता है कि जो मोहम्मद बिन तुगलक है उसके समर्थक की संख्या बढ़ रही है, और इसका सपोर्ट कौन कर रहा था? शेख निजामुद्दीन औलिया। और शेख निजामुद्दीन औलिया का शिष्य भी कौन बन गया? तो मोहम्मद बिन तुगलक। तो वो कहता है शेख निजामुद्दीन औलिया को कि हम दिल्ली आते हैं तो तुमको सजा देंगे। तो शेख निजामुद्दीन औलिया वही कहता है कि दिल्ली हजूर अभी दिल्ली दुरुस्त बा। सैनिक से पुत्रवत प्रेम करता था। ठीक है, देखिए सैनिक से पुत्रवत प्रेम कौन करता था? तो जीटी गयासुद्दीन तुगलक। क्योंकि ये जलालुद्दीन खिलजी के टाइम में खुद सैनिक था, तो सैनिक से ये पुत्रवत प्रेम करता था, लेकिन पाबंदी भी लगा रखा था कि जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने दाग एवं हुलिया एवं दाग का प्रथा चालू किया था, तो इसको ये अच्छे से लागू करता है, हुलिया एवं दाग प्रथा का। तो एक बार और याद करा देते हैं, हुलिया एवं दाग प्रथा क्या था? हुलिया मतलब सैनिक क्या करते थे, खुद नहीं जाते थे लड़ने के लिए, अपने किसी संगत संबंधी और दोस्तों को भेज दिया करते थे अपने जगह पे। और घोड़े दाग प्रथा क्या था कि जो पैसे दिए जाते थे कि अच्छे मतलब कि अच्छे का नस्ल के घोड़े खरीदने के लिए वो पैसे बचा के कुछ कमज़ोर घोड़े खरीद लेते थे। ठीक है, इसीलिए हुलिया मतलब कि सैनिक का फेस का लिखा जाएगा पेपर पर, और दूसरा घोड़े को दागने का प्रथा चालू करवाया कौन? तो अलाउद्दीन खिलजी, लेकिन उसे अच्छे से लागू करवाया था यही गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, हिंदू के प्रति गयासुद्दीन तुगलक का कठोर नीति था। गयासुद्दीन तुगलक कहता था कि हिंदू को इतना अमीर मत होने दो कि वो विरोध कर दे, और इतना गरीब भी मत होने दो कि वो कर ना दे सके, तो बीच में रखना है हिंदुओं को। ठीक है, तीसरा और देखिए, दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने कृषि की भलाई के प्रयत्न किए। तो इससे पहले भी आप लोगों को हमने बता दिया है। तो कृषि की भलाई के लिए अच्छे से प्रयत्न कौन करेगा? तो गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, कृषि के लिए नहर की खुदाई, बंजर भूमि को कृषि युक्त बनाना, किसानों को ज़्यादा लगान के लिए विवश मत करना, ये सब काम कौन करवाता है? तो गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, अब इसकी मृत्यु का एक कहानी है। इसका मृत्यु कब होता है? तो बंगाल विजय के बाद जब ये लौटता है तो इसका पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक एक सभा का आयोजन करता है, मतलब उत्सव का, और उस उत्सव में हाथी का युद्ध होता। ठीक है, तो कहाँ पे होता? तो अफ़गानपुर में एक लकड़ी का महल बनाया गया। ठीक है, लकड़ी का महल बनाया गया। तो उसी लकड़ी के महल में जब हाथी का कार्यक्रम ये देख रहा था तो लकड़ी का महल गिर जाने से ये मर जाता है। ठीक है, दब के मर जाता है। तो जब इसका लकड़ी को हटा के इसका देखा जाता है, इसके साथ मतलब कि सब को, तो देखता है कि ये अपने नीचे इसका पुत्र दबा था, कौन? दूसरा वाला। तो इतिहासकार कहते हैं कि ये अपने पुत्र को बचाने का बहुत कोशिश किए होंगे। ठीक है,
तो कुछ इतिहासकार कहते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने ही ये काम करवाया होगा कि लकड़ी का महल बनवाया और इस तरह से बनवाया कि ये हाथी का एक कोना लगने से या ठोकर लगने से महल गिर जाता। लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं कि नहीं, इस तरह से नहीं था, वो अचानक हो गया होगा। बर्नी तो कहता है कि बिजली गिरने से गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हुई थी, वो काल्पनिक है। तो लेकिन कुछ इतिहासकार इस एवज में कहते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक नहीं मारे होंगे, क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक की जो पत्नी थी यानी कि इसकी माँ, उससे अच्छा संबंध होता है। जब ये शासक बनता है तो माँ पुत्र का संबंध जो होता है अच्छा रहता है। तो अगर ये अपने पिता का हत्या करेगा तो उसकी माँ से संबंध अच्छा नहीं रहता। तो लेकिन संबंध इसके माँ से माता पिता का पुत्र का अच्छा रहता है, इसलिए मैं सोचता है कि वो अचानक ही महल गिर गया होगा इस कारण। तो अगले एपिसोड में हम लोग पढ़ेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, ठीक है, जो कि 1325 से 1351 तक राज करेगा, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। इसके बाद हम लोग फिरोज शाह के बारे में पढ़ेंगे, तब उसके बाद हम लोग सैयद वंश पढ़ेंगे, ठीक है। तो खुश रहिए, जय हिंद।